नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो 2025 का जो फर्स्ट मंथ है ये ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और इस वक्त बहुत से लोग, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स खास तौर पे वेट कर रहे हैं यूनियन बजट 2025 के रिलीज होने की। और जैसे कि हमेशा होता है, बजट आने से जस्ट पहले स्टॉक मार्केट में जो टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, यानी कि स्टॉक मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता आया हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये छोटी मोटी जो वोलेटिलिटी आती है हर साल आती है। यूनियन बजट में इस साल क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों की टेंशन आपको यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। अगर इन सभी चीज़ों की टेंशन किसी को लेनी ही है तो वो होगा या तो कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या फिर स्विंग ट्रेडर। तो एज अ लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड या फिर ETF इन्वेस्टर आपको बस फोकस करना है एक चीज़ पर कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रेगुलरली आपके म्यूचुअल फंड्स में या फिर ETFs में जाती रहें। बजट तो हर साल आएगा तो इसमें इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली बात ही क्या है। तो आइए बात करते हैं 3 ऐसे ETFs की जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आए, इसलिए मैं सबसे पहले बात करूंगा एक इंडेक्स की और साथ ही साथ हम बात करेंगे उस इंडेक्स को फॉलो करने वाले ETF की। ETFs जैसे कि हम जानते हैं कि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यानी कि ETF सिंपली रेप्लिकेट करता है एक इंडेक्स को। तो अगर मैं इंडेक्स की बात पहले करूंगा और उसके बाद ETF की बात करूंगा तो मेरे ख्याल से आपको बात यहाँ पर ज़्यादा क्लियरली, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहला इंडेक्स हमारे पास आता है निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स और इस इंडेक्स को जो ETF ट्रैक कर रहा है, इस ETF का नाम है मिरर एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF, जिसका कोड है अल्फा ETF। तो इन्वेस्टमेंट्स करने की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इंडेक्स क्या है, क्या करता है और क्यों मैंने आज की इस वीडियो में इस इंडेक्स को इंक्लूड किया है। तो जैसा कि इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 200 अल्फा 30, तो इस इंडेक्स के नाम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है निफ्टी 200 और दूसरी चीज है अल्फा 30। तो निफ्टी 200 इंडेक्स पे अगर हम नजर मारते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि निफ्टी 200 इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द लार्ज एंड मिड मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज, यानी कि लार्ज कैप के अंदर जो टोटल 100 कंपनीज आती हैं, 50 कंपनीज आती हैं निफ्टी 50 के अंदर से और 50 कंपनीज आती हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर से। प्लस अगर हम कर देते हैं मिड कैप की जो 150 कंपनीज हैं उनमें से टॉप 100 कंपनीज को, तो ये हमारे पास एक कलेक्शन बन जाता है टोटल 200 कंपनीज का। तो निफ्टी 200 इंडेक्स बेसिकली इन टोटल 200 कंपनीज को जोड़ के बनता है। अब बात करते हैं अल्फा 30 की, यानी कि ये जो 200 कंपनीज आपको निफ्टी 200 इंडेक्स में मिली हैं, इन 200 कंपनीज में से हमें खाली उन 30 कंपनीज को सेलेक्ट करना है जिन कंपनीज का जेसंस अल्फा सबसे ज्यादा हाई है। अगर आप मेरी म्यूचुअल फंड के जो कंपैरिजन वीडियोस हैं उनको पहले से देखते आए हैं तो ये जो अल्फा है इसकी बात मैं कई बार अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ। अल्फा बेसिकली आपको ये बताता है कि किसी भी स्टॉक ने या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में रिस्क फ्री रिटर्न्स कितने दिए हैं। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले रिस्क फ्री रिटर्न्स किसी स्टॉक और म्यूचुअल फंड ने जितना ज्यादा दिए होंगे उसका अल्फा उतना ही हाई होगा। रिस्क फ्री रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट के जो एवरेज रोलिंग रिटर्न्स हैं और उनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इन दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो कलेक्टिवली अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स विच कंसिस्ट ऑफ 30 स्टॉक्स selected from its parent Nifty 200 based on Jason's Alpha। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाली 30 स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन देयर अल्फा स्कोर्स। बाकी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो मेथोडोलॉजी जो यहाँ पर यूज़ की जाती है वो है अल्फा बेस्ड वेटिंग, और मेनली जो हमें यहाँ पर देखना है कि इस इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग है ये क्वार्टरली होती है। अनलाइक एनी अदर इंडेक्स, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 200 इंडेक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग है ये है सेमी एनुअली, यानी कि 6 मंथ्स में सिर्फ एक बार रीबैलेंसिंग होती है। वहीं अगर हम निफ्टी 200 अल्फा की बात करते हैं, इस इंडेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर इंडेक्स की रीबैलेंसिंग क्वार्टरली यानी कि हर 3 मंथ्स में होती है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए जा सकते हैं NSE-indices.com पे, और यहाँ पर इंडिसेस के अंदर स्ट्रैटेजी इंडिसेस में आप देखेंगे निफ्टी 200 अल्फा 30। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो फैक्ट शीट जो कि मैं आपको दिखा रहा था उसके नीचे है इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसको क्लिक करके आप इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करते हैं इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ETF की, यानी कि इस ETF का नाम है अल्फा ETF और ये ट्रैक करता है निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स को।
और इस ETF का जो कंप्लीट नेम है वो है मिराई एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF, यानी कि मिराई एसेट जो फंड हाउस है ये उनका ETF है। इसका जो AUM है ये है 366 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.40% का। जनरली जो ETFs का एक्सपेंस रेशियो होता है उसके मुकाबले इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है 0.40% का, बट हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है क्योंकि यही अकेला ETF है जो कि इस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। इसके जो 1 ईयर के रिटर्न्स हैं ये हैं 27.56% के, और 5 ईयर्स के जो रिटर्न्स हैं जो CAGR है वो है 28.65% का। डेली वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं यानी कि लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो हाई है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पे आपको यहाँ पर चैलेंजेस नहीं आने चाहिए। और रिटर्न्स की अगर हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं 1 ईयर के और 5 ईयर्स के रिटर्न्स की, तो जो निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स है अगर इसके रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 ईयर्स के रिटर्न्स आप देख सकते हैं 28.65 हैं और 1 ईयर के रिटर्न्स हैं 27.56। इसके मुकाबले अगर हम देखते हैं प्लेन निफ्टी 200 जो इंडेक्स है इसके रिटर्न्स को, तो आप देखेंगे उसके मुकाबले यहाँ पर जो 5 ईयर्स के रिटर्न्स हैं वो काफ़ी कम हैं और 1 ईयर के जो रिटर्न्स हैं ये भी काफ़ी कम है। और इवन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ निफ्टी 50 के रिटर्न्स के साथ, निफ्टी 50 इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल रिटर्न्स हैं ये हैं 15.54, 10.09। तो रिटर्न्स के मामले में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो निफ्टी 200 अल्फा बेस्ड जो इंडेक्स है उसके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू जो प्लेन इंडेक्स है और जो निफ्टी 50 इंडेक्स हैं दोनों। एक एडिशनल चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के बीच में इसको लेके कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो लोग निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें या इसी के जैसे सिमिलर नाम वाला एक और इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। अगर हम मोमेंटम 30 इंडेक्स की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर उन टॉप 30 कंपनीज को चूज़ किया जाता है जिनके 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के जो प्राइस रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, उनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि इस इंडेक्स की अगर हम रीबैलेंसिंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी रीबैलेंसिंग होती है सेमी एनुअली, यानी कि 6 महीने में एक बार ही इसके अंदर जो भी कंपनीज हैं स्टॉक्स हैं उनको रीबैलेंस किया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटर्न्स की तो आप देखेंगे जो 5 ईयर्स के रिटर्न्स हैं वैसे तो अच्छे हैं 24.57 और 1 ईयर के रिटर्न्स हैं 21.33। वहीं अगर हम अल्फा 30 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 5 ईयर्स के रिटर्न्स हमें देखने को मिले थे ये थे 28.65% के और 1 ईयर के रिटर्न्स थे 27.56%। यानी कि जो अल्फा 30 इंडेक्स है ये आउट परफॉर्म कर रहा है मोमेंटम 30 इंडेक्स को। और अल्फा 30 इंडेक्स के अगर हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये है 19.34 और इसकी जो बेस डेट है ये है अप्रैल 1, 2005 की। इसी के साथ साथ अगर हम मोमेंटम बेस्ड जो इंडेक्स है उसके सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स देखते हैं तो ये ज़्यादा हैं 20.64 के और इसकी भी जो बेस डेट है ये है अप्रैल 1, 2005 की। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स है निफ्टी 200 के अंदर उसके रिटर्न्स थोड़े से बेटर हैं कंपेयर टू जो अल्फा बेस्ड इंडेक्स है। मतलब सीधे सीधे यहाँ पर 1.2 या 1.3% के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, विच इज़ ट्रू क्योंकि जो डेटा हमें दिखा रहा है हम सिर्फ उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं और डेटा के हिसाब से मोमेंटम 30 इंडेक्स जो है उसके रिटर्न्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिर भी मैं यहाँ पर अल्फा 30 इंडेक्स को ही चूज करना चाहूँगा क्योंकि ये सिर्फ एक केस है जहाँ पर हमें मोमेंटम 30 इंडेक्स के रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बट मेजरली अगर आप देखेंगे और दूसरे इंडेक्सेस हैं अगर आप उनमें मोमेंटम और अल्फा को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको अल्फा इंडेक्स की परफॉर्मेंस उसके रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे कंपेयर टू जो मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स है। तो जैसे कि आज के टाइम पे हमें मार्केट डाउनसाइड पे देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है कि अगर अल्फा 30 इंडेक्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की जाएँ तो आने वाले समय में हमें यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस अल्फा 30 बेस्ड इंडेक्स के केस में देखने को मिल सकती है कंपेयर टू मोमेंटम बेस्ड जो इंडेक्स हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर अल्फा बेस्ड जो इंडेक्स है मैंने उसको कंसिडर किया है आपको बताने के लिए कंपेयर टू जो मोमेंटम 30 इंडेक्स है। तो एक्सेल शीट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मेरे एसेट का जो निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF है इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला इंडेक्स और ETF जो मैंने आपको बताया है उसके जरिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में भी हो जाती हैं, मिड कैप कंपनीज में भी हो जाती हैं, इसलिए मैंने आज के इस वीडियो में किसी भी मिड कैप ETF को इंक्लूड नहीं किया है। तो सेकंड जो ETF हमारे पास आता है इसका नाम बहुत लंबा है, मतलब बोलते वक्त मेरी भी जुबान थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। इसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। अब इसका जो इतना लंबा नाम है इसके नाम को सुन के आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए, आपको हर एक चीज समझ में आने लगेगी। तो अभी जो हमने 200 इंडेक्स को देखा था वहां पर भी हमने मोमेंटम 30 इंडेक्स को देखा था। तो मोमेंटम की जहां पर बात आ जाती है वहां पर आ जाते हैं प्राइस रिटर्न 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के। तो अगेन ये जो इंडेक्स है इसके नाम को अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आपको अगेन 2 चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम
और उसके बाद आ जाता है क्वालिटी 100 इंडेक्स। तो मोमेंटम नाम का शब्द जहाँ पर आ जाता है यानी कि सिर्फ उन्हीं कंपनीज को सेलेक्ट करना जिन कंपनीज के 6 मंथ्स के और 12 मंथ्स के जो प्राइस रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं एडजस्टेड फॉर वॉलेटिलिटी। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर खोला हुआ है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स को। दिस इंडेक्स एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ 100 स्मॉल कैप स्टॉक्स बेस्ड ऑन 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स प्राइस रिटर्न्स एडजस्टेड फॉर वॉलेटिलिटी। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ आ जाती है क्वालिटी की। क्वालिटी का मतलब ये है कि क्वालिटी स्कोर ऑफ ईच कंपनी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, फाइनल लेवरेज यानी कि डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है, और अर्निंग पर शेयर एनालाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर्स। यानी कि इस इंडेक्स के अंदर आपको और भी ज़्यादा रिफाइंड फिल्टर्ड कंपनी मिल जाती हैं। यानी कि टोटल जो 250 स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उनमें से 100 कंपनीज़ निकालना जिन कंपनीज़ का जो मोमेंटम स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, प्लस जिन कंपनीज़ के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हैं, जैसे कि ROE की हम बात करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करते हैं, और इन सबको एनालाइज किया गया है प्रीवियस 5 ईयर्स के बेसिस पे। और एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टॉक का जो वेटेज है वो कैप्ड है 3% एट द टाइम ऑफ इंडेक्स रीबैलेंसिंग, यानी कि 3% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक का वेटेज नहीं हो सकता। बाकी दूसरी चीज़ों की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेथोडोलॉजी है वो है टिल्ट वेटेज मेथोडोलॉजी। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें 100 हैं और इसकी इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग होती है ये सेमी एनुअली होती है। जो अल्फा बेस्ड इंडेक्स हमने देखा था उसकी रीबैलेंसिंग थी क्वार्टरली और इसकी रीबैलेंसिंग है सेमी एनुअली, विच मेक सेंस क्योंकि यहाँ पर जो 100 कंपनीज हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है मल्टीपल पैरामीटर्स के बेसिस पे, ना कि सिर्फ एक पैरामीटर के बेसिस पे, जैसे कि अल्फा इंडेक्स जो था उसके केस में किया गया था। रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 ईयर्स के रिटर्न्स आप देख सकते हैं वो हैं 30.84, और इनके रिटर्न्स को अगर हम कंपेयर करते हैं जो निफ्टी का नॉर्मल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है इसके साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5 ईयर्स के रिटर्न्स हैं वो हैं 30.70। तो 30.84 और 30.70 बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। और 1 ईयर के रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो 21.81, जबकि यहाँ पर जो रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये हैं 27.21। यानी कि जो नॉर्मल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हैं उसने यहाँ पर रिटर्न्स 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा दिए हैं कंपेयर टू जो मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप इंडेक्स है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर हम प्लेन जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है अगर हम उसकी बात करते हैं तो उस इंडेक्स में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं वो टोटल 250 स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं। तो कभी भी उसकी परफॉर्मेंस हाई हो सकती है, कभी भी उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो हो सकती है इन केस अगर मार्केट फॉल करती है। वहीं अगर हम मोमेंटम बेस्ड जो इंडेक्स है इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मोमेंटम बेस्ड में फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपका जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो आपको बेटर मिलता है। वोलेटिलिटी के केस में मार्केट में जब ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स हैं वो फिर भी कंसिस्टेंट मिलेंगे कंपेयर टू जो प्लेन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है वो ये कि अगर हम सिंस इंसेप्शन के रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो है 23.67 के, और इसकी जो बेस डेट है वो है अप्रैल 1, 2005 की। साथ ही साथ अगर हम स्मॉल कैप को देखते हैं तो इसकी बेस डेट भी अप्रैल 1, 2005 है, और इनके जो रिटर्न्स हैं सिंस इंसेप्शन वो कम हैं 17.05 के। यानी कि एक जो नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो मोमेंटम बेस्ड जो स्मॉल कैप में इंडेक्स आता है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है कंपेयर टू जो नॉर्मल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है अगर आपने उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया है, समझ में आया है, तो एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि स्मॉल कैप के अंदर हम बात कर रहे हैं मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स की, यहाँ पर हम अल्फा बेस्ड इंडेक्स की बात क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए क्योंकि NSE ने अभी तक स्मॉल कैप 250 के अंदर अल्फा बेस्ड इंडेक्स बनाया ही नहीं है। तो अल्फा बेस्ड इंडेक्स ही नहीं है तो यहाँ पर आपको अल्फा बेस्ड ETF भी देखने को नहीं मिलेगा, अल्फा बेस्ड कोई भी आपको इंडेक्स फंड भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और जितना मैं समझ सकता हूँ NSE ने हो सकता है कि स्मॉल कैप के अंदर अल्फा बेस्ड इंडेक्स इसलिए भी नहीं बनाया होगा क्योंकि अगर एक अल्फा बेस्ड इंडेक्स यहाँ पर आ जाता है, यानी कि सिर्फ उन कंपनीज़ को सेलेक्ट करना जिन कंपनीज़ का इन स्मॉल कैप 250 कंपनीज़ में अल्फा काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ऐसा इंडेक्स अगर बन जाता है तो मुझे लगता है कि वो इंडेक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इस इंडेक्स को फॉलो करने वाले ETF की अगर हम बात करते हैं तो ये ETF है स्मॉल कैप, जो कि है मिराई एसेट का निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। ये फॉलो करता है इसी इंडेक्स को जिसकी हमने अभी बात की है, और इसका AUM है 455 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा अगेन हायर साइड पे है 0.39% का। 5 ईयर्स के और 1 ईयर के रिटर्न्स ये हम देख चुके हैं, और इसकी जो डेली वॉल्यूम है ये वेरी हाई है, तो आपको बाइंग और सेलिंग के टाइम पे यहाँ पर चैलेंजेस नहीं आने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्मॉल कैप में किसी ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये
ये ETF आपको बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि हमने डेटा के हिसाब से देखा। और फाइनली जो थर्ड इंडेक्स हमारे पास आता है, इसकी मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूँ, ये है CPSE इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी CPSE इंडेक्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव टू डिसइन्वेस्ट सम ऑफ इट्स स्टेक इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थ्रू ETF राउट। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये अकेला ऐसा इंडेक्स है जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की यानी कि PSU जो डिफरेंट कंपनीज हैं उन कंपनीज को इंक्लूड करता है। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि टोटल कंपनीज हैं 11 और इस इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग होती है ये होती है क्वार्टरली। टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है NTPC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ONGC, कोल, NHPC, OIL, कोचिन शिपयार्ड, NBCC और NLC लिमिटेड। इसके अलावा जो 11th कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाता है वो आप इस फाइल में देख सकते हैं, ये है SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और बाकी अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 ईयर्स का जो CAGR है वो है 29.94% का यानी कि 30% का, और जो 1 ईयर के रिटर्न्स हैं ये है 28.15% के। तो बेसिकली अगर आप सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाई हैं, अगर आप इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये अकेला जो ETF है ये आपकी यहाँ पर काफ़ी हेल्प कर सकता है। इस ETF की अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो पास्ट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। पास्ट में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक स्केल ड्रॉ करता हूँ, ये जो मेजर जो रेजिस्टेंस जोन था और जो सपोर्ट जोन है यहाँ से अगर मैं ऊपर तक की बात करता हूँ इसके ऑल टाइम हाई की, तो आप देख सकते हैं 241% के रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए थे। और उसके बाद अगर मैं लेटेस्ट करेक्शन की बात करता हूँ यानी कि इसी हाई से अगर मैं करेक्शन की बात करता हूँ, वो है यहाँ तक का करेक्शन यानी कि आज के दिन तक का करेक्शन मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ, ये लगभग 23% के आसपास का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो बीच में जो हमें यहाँ पर सुनने को मिला था कि जो CPSE ETF है ये एक ओवर वैल्यूड ETF है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लोगों ने की हैं। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी आपको 23% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे अगर आप CPSE ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स SIP मोड से या फिर मैनुअली जब भी आपको डिप्स देखने को मिलते हैं, अगर आप इस ETF में करते हैं तो आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि सारी ही सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कंपनीज हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन कंपनीज को लेकर कोई भी डाउट होना चाहिए कि ये कंपनीज आगे चल के परफॉर्मेंस देंगी या नहीं देंगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन रेगुलर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अगर आप इस ETF में करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और रही बात इस इंडेक्स को फॉलो करने वाले ETF की, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक अकेला ETF है जो कि है CPSE ETF। इसका कोड है CPSE ETF और ये जिस इंडेक्स को ट्रैक करता है वो है निफ्टी CPSE, जिस इंडेक्स की फैक्ट शीट मैंने आपको दिखाई थी। AUM इस ETF का आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हाई है जो कि है 36,966 करोड़ का, और ये लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ही कम है जो कि है 0.07% का। 5 ईयर्स और 1 ईयर्स के रिटर्न्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, और इसकी जो डेली वॉल्यूम है ये वेरी हाई है। तो यहाँ पर आपको इसकी बाइंग और सेलिंग को लेके या फिर ट्रेडिंग को लेके मुझे नहीं लगता कि कोई भी चैलेंजेस आपको आने वाले समय में आने चाहिए। और जस्ट आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि CPSE ETF एक्चुअली में निपॉन इंडिया जो फंड हाउस है वो इसको मैनेज करता है। तो दोस्तों ये हैं वो 3 ETFs जिनके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, और आने वाले समय में ये ETFs आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इन ETFs को ज़्यादा डिटेल्ड वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जिससे कि आपको सभी चीज़ें समझ में आए, सभी बारीकियां आपको समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।